कार्तिक ने माया का चेहरा पकड़ा और उसे धीरे से चूमा। बहुत दिनों के बाद उनके होंठ फिर से एक हो गए। दोनों मदहोश होकर बस एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। माया और कार्तिक दोनों की आंखें बंद थीं, मानो वो उस पल में कहीं खो गए हों। माया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इतने में माया की आंखें खुल गईं और उसकी नजर सामने दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि बहुत देर हो चुकी थी, तो उसने खुद को कार्तिक से अलग किया और आंखें मूंद लीं। कार्तिक ने भी अपनी आंखें खोल लीं और माया की तरफ देखा। माया ने मूंदी हुई आंखों के साथ धूर्तता से कहा, क्योंकि तुम मेरा और मेरे प्यार का इतना सम्मान करते हो, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है, तो तुम्हें जाकर अपने अलग कमरे में सो जाना चाहिए। इतना कहने के बाद माया वहां से हट गई और कार्तिक वहां लिविंग रूम में अकेला रह गया। कार्तिक ने सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां से चढ़ते हुए माया ऊपर उसके अलग कमरे में जा रही थी। माया को ऊपर जाते हुए देखकर कार्तिक का चेहरा अचानक से कड़वा हो गया था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि माया कार्तिक के आलिंगन से निकलकर उनके प्यार भरे लम्हों को यूं अधूरा छोड़कर निकल गई हो। हे, क्या हुआ? तुम्हारी बोलती क्यों ऐसे बंद हो गई? मैंने तुमसे एक जेंटलमैन होने का नाटक करने के लिए कहा था। इस समय कार्तिक के कंधे पर एक छोटा सा काला शैतान बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, What do you mean? मैं हूं एक जेंटलमैन। छोटे शैतान ने तिरस्कार पूर्वक कहा, अच्छा, नौटंकी हो तुम और कुछ भी नहीं। और अगर नहीं तो जाओ और आगे बढ़ो। उसकी बात ने कार्तिक को थोड़ा हिला दिया था। वो माया को रोकने ही वाला था कि उसने मुड़कर देखा और उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। छोटे शैतान ने कार्तिक को तुच्छ तरह से देखा और कहा, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। और एक धमाके के साथ वो छोटा शैतान गायब हो गया और ऊपर की तरफ देखते ही कार्तिक का शरीर एकदम से अकड़ गया। उसका मुंह घूम गया और वो मजाकिया अंदाज में उठकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। बहुत देर हो चुकी है। कार्तिक के चेहरे से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे वो किसी कुकून में फंस गया हो। उसे वास्तव में एक शुद्र व्यक्ति होना चाहिए। नीचे गिरना और पेटी हरकतें करना उसे आता ही नहीं था। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि उसे भी एक भेड़िए में बदलना चाहिए। वो सब करना चाहिए जो आमतौर पर पृथ्वी के लोग करते हैं। आखिर तुम ये क्या और किसके लिए दिखावा कर रहे हो? इसके लिए पछताना पड़ेगा तुम्हें। कार्तिक को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे उसने अपना सिर दीवार पर दे मारा हो। और अपनी ऐसी ही उदास भावना के साथ वो अपने कमरे में लौट आया। वो अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से अभी भी मीलों दूर थी। वो अपने बिस्तर पर उछल रहा था, इधर उधर पलट रहा था और फाइनली उसका फ्रस्ट्रेशन निकला, जिसमें वो जोर से चिल्लाया। कोई माने या ना माने, वो सच में एक जेंटलमैन इंसान था। कार्तिक ने अपने कड़वे आंसू पोंछे और वापस अपनी शक्ति को रिज्यूविनेट करने के लिए कल्टीवेशन करने लगा। माया यहीं इसी मैंशन में रहती थी और यहां रहते हुए ही उसने अपनी सुंदरता को इस बड़े से सुनहरे घर में छिपा कर रखा हुआ था। हालांकि कार्तिक ने भी बहुत अधिक अभिनय किया था कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, या अब वो माया को मौका देना चाहता है कि वो उसके लिए एफर्ट्स ले। और कार्तिक पूरा वक्त स्ट्रांग होने की एक्टिंग कर रहा था माया के सामने, लेकिन अंत में वो वही था जो दर्द में था। और तब उसे लगा कि वो वापस नेगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है और उस बुरे विचार को त्यागने के लिए, अपने मन से पूरी तरह हटाने के लिए कार्तिक केवल साधना कर सकता था। मार्वल गार्डन के पीछे एक हरा भरा पहाड़ था।
ये कहा जा सकता है कि पुणे शहर में ये एक दुर्लभ सुंदर दृश्य था जो सभी को हासिल नहीं था। यहाँ इस जगह पर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा भी सघन थी। यही तो सबसे मुख्य कारण था कि कार्तिक यहाँ रहने के लिए तैयार हुआ था और खुद को मना पाया था। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि साधना के अगले चरण में यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा कार्तिक और माया दोनों के लिए ही फायदेमंद होगी। एक पूरे चक्र के लिए घूमने के बाद कार्तिक ने उस स्लॉथ क्रिस्टल से प्राप्त ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर पचा लिया था। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर से कभी कभी आलसी आसुरी ऊर्जा निकलती रही थी, हालांकि वो इससे प्रभावित बिल्कुल भी नहीं हुआ था। कार्तिक के शरीर की रक्षा करने के लिए उसके शरीर पर एक सुनहरी ऊर्जा की अदृश्य परत थी, जो वैसे तो अदृश्य रहती थी, लेकिन अभी इस वक्त स्लॉथ क्रिस्टल की एनर्जी को खत्म करने के कारण वो चमक रही थी। और सुनहरी रोशनी की इस परत के नीचे ये व्यक्ति भी अलग तरह से चमक रहा था। सुनहरी रोशनी के नीचे रेशम की तरह ऊर्जा के छोटे छोटे तार फैल गए थे। इस ऊर्जा का कोई रंग नहीं था और ये अत्यंत भ्रामक थी। घनी मायावी ऊर्जा के तहत नंबर 1 हवेली एक घनी आभा से भर गई थी, जैसे कि ये एक सपना हो। वो भाग्य था कार्तिक की नरसिम्हा ब्लड लाइन का नरसिम्हा कर्मिक भाग्य। इस भाग्य ने ही इस स्थान की रक्षा की थी। कार्तिक तो अपनी साधना कर ही रहा था, वहीं माया ने भी उस दवा को खा लिया जिसे कार्तिक ने रिफाइन किया था। और उस दवा को खाते ही माया भी कल्टीवेशन करने लगी। उसे अचानक अपने अंदर एक रहस्यमय शक्ति का आभास हुआ, जो वास्तव में उसके मध्याह्न रेखा में चोटों को तेज कर रही थी। क्या ये कार्तिक की है? माया ने आंखें खोली और बुदबुदाई। वो जानती थी कि कार्तिक की एक रक्त रेखा और भाग्य है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस नरसिम्हा कर्मिक भाग्य का इतना शक्तिशाली प्रभाव होगा। उस समय उसके दादाजी किशोर जायसवाल का जीवन एक धागे से लटका हुआ था, और ये भी इसी भाग्य के कारण था कि वो अपने जीवन काल को 3 साल तक बढ़ाने में सक्षम रहे थे। अगर उस वक्त माया को पता होता कि ये नरसिम्हा ब्लड लाइन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे अभी जागना बाकी था, तो वो सोच भी नहीं सकती कि वो कितनी हैरान होती। कार्तिक को नहीं पता था कि उसके शरीर पर नरसिम्हा की रक्त रेखा भाग्य से भरी हुई थी। उसने पहले से ही अपनी कल्टीवेशन के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। जब वो बेहोश होता था तो उसकी रक्त रेखा हमेशा अपने आप दिखाई देती थी, और ऐसा ही भाग्य ने भी किया। सर्कुलेटरी साइकिल क्रांति का चक्र कार्तिक के डेंटियन में ऊर्जा जमा करता जा रहा था। जब तक वो पर्याप्त ऊर्जा संचित करता रहेगा, कार्तिक के मेरिडियंस में गुणात्मक परिवर्तन होता रहेगा, और इस परिवर्तन का फायदा माया के मेरिडियंस को भी होता रहेगा, क्योंकि इसी कल्टीवेशन के वक्त जो दवा कार्तिक रिफाइन कर रहा है वही माया के मेरिडियंस को ट्रीट करेगी। अगली सुबह कार्तिक अपनी कल्टीवेशन की साधना से जागा। जब वो नीचे गया तो उसे एक खुशबू आ रही थी। उसने सामने देखा तो डाइनिंग टेबल पर माया ने नाश्ता तैयार करके रखा था, और उसी में से आती हुई वो भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। कार्तिक अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए टेबल के नजदीक गया और उसने देखा कि माया का कहीं भी कोई अता पता नहीं है। उसने नाश्ते की तरफ देखा और उसकी नजर ने एक तरफ देखा। मैं काम पर जा रही हूं, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता छोड़ दिया, खाना याद रखना। मेज पर एक टेबल नोट रखा था जिस पर एक स्माइली चेहरा भी बना हुआ था। कार्तिक मुस्कुराया। उसे याद आया कि पास्ट में भी माया उसके लिए इसी तरह नाश्ता बनाती थी जब भी वो ऑफिस या किसी स्पेस आर्टिस्ट मिशन से वापस लौटा करती थी। उस समय उसे स्पेस आर्टिस्ट के कार्यों के साथ साथ जायसवाल ग्रुप के मामलों का भी ध्यान रखना होता था, लेकिन उनके साथ ही वो कार्तिक का ध्यान रखना कभी नहीं भूलती थी। उसने उसके लिए ये काम भी बहुत सोच समझ कर किए थे। ये सारा रूटीन काफी थका देने वाला भी था, लेकिन फिर भी वो सब संभालने की पूरी कोशिश करती थी। नहाने धोने और नाश्ता करने के बाद
कार्तिक फिर से फ्री हो गया। उसने महसूस किया कि उसे थोड़ा बेकार लग रहा था। मतलब आज उसके पास शक्तियां थी, माया थी, ऐशो आराम था, सब कुछ था। फिर भी जिंदगी में खालीपन या अधूरेपन का एहसास था जो उसे रह रहकर कचोटता था। और उसे धीरे से समझ आया कि ये खालीपन क्या था और क्यों था। क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। पृथ्वी पर लौटने के बाद उसने नौकरी की तलाश भी नहीं की थी। अब जब वो माया के साथ रह रहा था और माया काम के लिए ऑफिस चली गई थी, तो वो घर पर अकेला लेटा हुआ था और यही सोच रहा था कि ये फीलिंग बहुत ही अजीब थी, बहुत ही नेगेटिव फीलिंग है ये, जिसमें उसका मन बुरे विचारों से भर गया था। ठीक उसी तरह जैसे माया ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया हो। हालांकि ये भावना बुरी नहीं थी, फिर भी कार्तिक को लगा कि ये अजीब है। कार्तिक स्थिर नहीं बैठ सकता था। उसे हमेशा से कुछ न कुछ करते रहने की या बिजी रहने की आदत रही है। क्या उसे अपने फोन से खेलना चाहिए? ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। कल्टीवेशन करे क्या? लेकिन नहीं, वो बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकता था। क्या उसे टीवी देखना चाहिए? वो और माया पहले ही बहुत सारी टीवी सीरियल्स देख चुके थे। बोरिंग। कार्तिक बुदबुदाया। जब से उसने जायसवाल परिवार का मामला सुलझा लिया था, उसके पास वास्तव में करने के लिए और कुछ नहीं था। कार्तिक सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तो उसकी नजर डायमेंशनल रिंग पर पड़ी। कार्तिक को समझ आया कि वो क्या कर सकता है। कार्तिक डायमेंशनल रिंग में मौजूद उन सारी चीजों को साफ कर सकता था जो इतनी थीं मानो आकाश में जितने तारे थे। लेकिन उनमें से कार्तिक कितनी ही शॉर्टलिस्ट कर ले, लेकिन वो बहुत सारे थे। कुछ दिनों तक साफ सफाई करने के बाद ही कार्तिक बोर हो गया। डायमेंशनल रिंग में चीजों को पलटते हुए और उन्हें साफ करते हुए कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे मौत उसके सामने खड़ी हो और वो उससे आंखें चुरा रहा हो। अचानक उसे औषधीय पेस्ट के लिए एक औषधीय सूत्र मिला और इसे भी कार्तिक अपने दिमाग के एक कोने में रखकर भूल गया। कार्तिक ने औषधीय फॉर्मूले पर अपनी निगाह डाली और उसकी निगाह तुरंत रुक गई। मुझे मिल गया। कार्तिक की आंखें चमक उठी, मानो वो कोई बच्चा हो जिसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। वो जान गया था कि वहां कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। उसके पास अब बहुत सारा खाली समय था। लायन ग्रुप उसे कम से कम कुछ समय तक तो किसी भी तरह से और किसी भी रूप में कोई परेशानी नहीं देगा। और माया के परिवार का मामला भी अब समाप्त हो गया था। कुछ समय तक तो जायसवाल परिवार भी शांत रहेगा और माया के परिवार के अधीन रहेगा। माया का पलड़ा इस वक्त भारी था, लेकिन उस विनाश के लिए सावधान रहना बेहतर था जो कभी भी हो सकता था। बाहर निकलने के बाद कार्तिक पहले कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए पुणे शहर के इंपीरियल हॉल ब्रांच में गया। जब डॉक्टर पंकज सचदेवा ने कार्तिक को आते देखा तो उसने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। जब उसने कार्तिक को बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां खरीदते हुए देखा तो वो खुद अपने आप में हैरान महसूस कर रहा था। कार्तिक ने उसे सस्पेंस में रखा और कहा कि उसे पता चल जाएगा कि वो जल्दी ही क्या करने जा रहा है। डॉक्टर पंकज सचदेवा मुस्कुराया, ये सोचकर कि कार्तिक के चिकित्सा कौशल के साथ उसने इन औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने के लिए जिन चीजों का उपयोग किया वे निश्चित रूप से असाधारण थीं। वो वास्तव में इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि कार्तिक क्या परिष्कृत कर सकता है। कार्तिक एक अल्केमिस्ट था और इसी वजह से एक हथियार शिल्पकार द्वारा उत्पादित उत्पाद जाहिर सी बात है कि उच्च गुणवत्ता वाले ही होने चाहिए। बस डॉक्टर पंकज सचदेवा की समझ में ये नहीं आ रहा था कि कार्तिक आखिर करने क्या वाला है। उसे लायन ग्रुप के साथ हुए कार्तिक के एनकाउंटर के बारे में भी नहीं मालूम था, इसलिए उसका क्यूरियस होना बहुत ही नॉर्मल था। खैर, इंपीरियल मेडिकल हॉल से निकलने के बाद कार्तिक सीधा अपनी कार में बैठकर जायसवाल ग्रुप के कैंपस की सबसे निचली मंजिल पर आ पहुंचा। ये वो औषधीय जड़ी बूटियों को पकड़े हुए था जो उसने अभी अभी खरीदी थी और
उनमें से एक स्ट्रॉन्ग औषधीय गंध आ रही थी। कार्तिक ने अपने सामने खड़ी उस ऊंची इमारत को देखा, फिर वो मुस्कुराया और एक कमीनी मुस्कुराहट के साथ जायसवाल ग्रुप की बिल्डिंग में अंदर चला गया। कार्तिक वहां आ पहुंचा था जहां आने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ना तो उसे यहां आने में कभी इंटरेस्ट था और ना ही उसका कोई मकसद था। लेकिन फिर भी वो यहां आया है। क्यों? क्या मकसद है कार्तिक का आज जायसवाल ग्रुप में आने का, और वो भी जड़ी बूटियों के साथ?